हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर नंबर 6 में हमें आज से हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला तक हो गया था। आपने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सब निकालना सीख लिया। वो सब मैंने बता दिया आपको। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हो तो आपने ये सब नहीं देखा है तो आज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म, और फिर लेक्चर 5 तक आप देखोगे तो आपको वो सब देखना आ जाएगा, समझना आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज लिखिए, हेडिंग डालिए कंसंट्रेशन। आज से हमारा कंसंट्रेशन स्टार्ट है। चलो, सबसे पहले है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं? सबसे लिखिए कंसंट्रेशन, अमाउंट of substance present in mixture। ठीक है, बोल रहा है कि एक मिक्सचर लेते हैं, एक मिक्सचर में उसमें कितना अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन जनरली लिया जाता है सॉलिड के लिए, मीन्स कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। अब देखो, सोल्यूशन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया कि कितना ज़्यादा उसमें अमाउंट है सब्सटेंस का। सब्सटेंस में जनरली क्या होगा हमारा, यहाँ पे सॉलिड का होगा, क्योंकि सॉलिड ही ज़्यादा कंसंट्रेट करता है ना। एग्जांपल के लिए ले लो आप शुगर सिरप। सिरप का मतलब है चीनी का जो घोल बनाते हैं ना, चीनी पानी वाला, चीनी पानी वाला, उसको शुगर सिरप बोलते हैं। तो पानी वाला जो है, मान लो 1 ग्लास चीनी पानी लिए, उसमें आप 1 स्पून चीनी डालोगे तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? हाँ, उसको मेजर करो और दूसरे कप में लो तो उसमें 2 स्पून चीनी, मतलब 2 चम्मच चीनी 1 ग्लास पानी में, और एक में 1 चम्मच चीनी 1 ग्लास पानी में। आप दोनों को मेजर करके देखो, ऐसे चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का सेम है। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं और सॉल्यूशन सॉलिड किसे बोलते हैं? देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम यहाँ पे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। देखिए, अब यहाँ पे आपको सॉल्यूट, अभी सॉल्यूशन समझ गए। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, मीन्स जो भी कोई एक मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको, शुगर सिरप मतलब एक चीनी का घोल, चीनी पानी का जो शरबत पीते हो आप, तो शरबत क्या हुआ? एक सॉल्यूशन है, उसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट का मतलब जो घुलेगी, सॉल्वेंट मतलब जिसमें घुलेगा, मतलब पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया और चीनी जो हमने डाली वो हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूट का मतलब हो गया विच डिसॉल्व। ठीक है, और सॉल्वेंट का मतलब होगा इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व। जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो आप यहाँ पे, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लिख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लो आप जूस, मीन्स जूस नहीं, शुगर सिरप। शुगर सिरप। ठीक है, शुगर सिरप अगर नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। ठीक है, शुगर वाटर, शरबत जिसको बोलते हैं ना, सिरप को शरबत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये होगा सोल्यूशन ऑफ शुगर सिरप। इसमें बताओ सॉलिड क्या होगी? सॉलिड की क्वांटिटी हमेशा कम होती है। जितना ज़्यादा आप सॉलिड की क्वांटिटी बढ़ाओगे उतना उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है, अब देखो सॉलिड के सामने लिखिए यहाँ पे, यहाँ क्या होगा? शुगर। शुगर हमारी सॉलिड हो गई, ये शुगर सिरप में, और वाटर हमारी सॉल्वेंट हो गई।
वाट देखो अब विच डिजॉल्व, कौन डिजॉल्व हुआ, घुला कौन, डिजॉल्व का मतलब घुलना मिलना, डिजॉल्व कौन हुआ, शुगर, और किस में डिजॉल्व हुआ, पानी में, तो ये समझ गए शुगर सिरप। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए हो गया, चलो फिर देखिए, जैसे कि एक हम बीकर लेते हैं, मान लो एक ग्लास है ये, ठीक है, ये वाटर है, सॉल्यूशन है ये, ठीक है, वाटर नहीं है ये, चीनी पानी का घोल है, जो हम पीते हैं ना चीनी पानी शरबत, नींबू डालते हैं तो नींबू छोड़ दो, बस चीनी पानी का घोल है ये, ठीक है। ओके, अब बताओ, अब इसमें हमारा ये हो गया, इसमें सॉल्यूट होगी, सॉल्यूट मीन्स शुगर, यहाँ पे हम ले रहे हैं ये, इसको यहाँ पे लिख लो, शुगर सिरप है ना ये, इसीलिए शुगर लिख रहे हैं, शुगर सिरप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉलिड क्या होगी हमारी, शुगर हमारी सॉलिड हुई, और ये है वाटर, मतलब मिक्स है इसमें वाटर में ये क्या हो गई, सॉल्वेंट। अब देखिए इसकी क्वांटिटी, अब देखिए ये होता है स्मॉल स्केल पे, स्मॉल स्केल मीन्स स्मॉल क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी कम होती है, सॉलिड की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। इन सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, दोनों की है तो हाँ, और इसकी क्वांटिटी लार्ज, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, इतना सारा पानी है, उसमें हमने थोड़ा सा बस 1 स्पून चीनी डाला, तो 1 चम्मच चीनी है और 1 कप पानी है, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किस चीज़ की हुई, सॉल्वेंट की ना, सॉल्वेंट मतलब जिसमें घुल गया, तो सॉल्वेंट घुला, तो ठीक है, सॉल्वेंट, लार्ज स्केल, लार्ज क्वांटिटी, ओके, इन सोल्यूशन, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, नोट कीजिए। यहाँ पे लिख लो, सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके। चलो ठीक है, चलिए, ये किसी भी चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है, बट हम एग्जांपल यहाँ पे लिया शुगर सिरप, मतलब लिख लो यहाँ पे, शुगर सिरप का मतलब क्या हुआ, जूस, शरबत बोलते हैं ना उसको, 5 चीनी पानी का घोल, लिख लो आप, चीनी पानी का घोल, ऐसे पता चली गया आपका, चीनी पानी का घोल, अच्छा, ठीक है। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए, कर लिए, चलो अब देखो, अब इसमें तो आपको पता चल गया कि चीनी क्या है, पानी क्या है, और उसके बाद घोल का, ये समझ आ गया ना। अब आपको बोला जाए कि इसमें सॉल्यूट मीन्स चीनी का कंसंट्रेशन कितना है, मास कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, और पानी का कितना है, तो वो क्या बोलते हैं, बता दोगे। अब उससे हमें निकालना है कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये वाला है, देखिए,
अब इसमें मास परसेंटेज है हमें पढ़ना, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना है, तो वो देखो सबसे पहले लिखिए, एक हेडिंग डालिए मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ठीक है। चलो देखिए, इसको मैंने नहीं मिटाया है, सो देखो मैं बता रही हूँ इसको मैंने क्यों नहीं मिटाया। मतलब मान लो आप कि इमेजिन कर लो कि एक है सॉलिड का वेट हमारे पास दिया हुआ है, वेट का मतलब मास होता है W1, ठीक है, छोटा सा है W1, ओके। और ये वाटर का दिया हुआ है हमें, सॉल्वेंट का दिया हुआ है W2, ठीक है। चलिए, तो अब बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे आप लिख लो लैंग्वेज में, लेट द मास और वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W1, वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू W2। सो मास और वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट लिखा है ना हमने, वेट और मास लिखा है, जो लिखा हो दोनों सेम ही हो गया, मास और वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस मास वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलो अब देखो, आपने यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड क्या लिखा है, मास और वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू W1, तो यहाँ पे लगा दीजिए W1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा W1, और आपने वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या लिखा है W2 प्लस W2। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया W1 प्लस W2। समझ आ गया ये कैसे हुआ। सो चलिए नोट कीजिए। चलिए हो गया। और ये सब हमारी वेट है, तो वेट हमारा किस में आता है, ये सब आपको यूनिट भी लिखनी होगी, तो ये सब तो ग्राम में होगी ना, बट जैसे यहाँ पे W लिखा है, वेट लिखा है, तो यहाँ पे ग्राम नहीं होगी। वेट का यूनिट क्या होता है, ग्राम, kg, बट यहाँ पे हमें ये यूनिट भी लिख लो, ग्राम में होती है, ठीक है। चलो ये ग्राम लिख लेना, चलो ठीक है। अब हमें करना है VINB, मास परसेंटेज का ही मैं लिखवा रही हूँ, VINB 11, VINB 11 करके लिखिए। सबसे पहले हमें निकालना है, अब हम मास परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ तक तो आपको निकालने आ गया था, अब हम उसका मास परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। नंबर 1 में लिखिए मास, नंबर 1 में लिखिए मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, सबसे पहले सॉल्यूट का परसेंटेज। अब बताओ, जब हम परसेंटेज निकालते हैं किसी चीज़ का तो कैसे करते हैं, उसका जो दिया हुआ हो उसका वेट बाय टोटल जिसका वेट हो इनटू 100 करते हैं ना। सो देखो यहाँ पे लिखना है, लिखा हुआ है मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड क्या होगी हमारे पास, मास ऑफ, ये लिख लिया होगा आपने, चलो इसको रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत आगे है तो वो वापस से कर लेंगे। चलो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ टोटल। अब यहाँ पे हमें टोटल लिखना है, ठीक है। हमें कि पूछ रहा है कि वो पूरे एक सॉल्यूशन जो था, एक जो हम नमक चीनी पानी का जो घोल लिए थे, उस घोल में कितना वेट सॉल्यूट का है, मतलब कितना वेट चीनी का है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, उसका वेट बाय टोटल, पूरा घोल का वेट ना, पूरा एक ग्लास जो पानी है चीनी पानी वाला उसका वेट, तो उसको क्या बोले हमने, सॉल्यूशन बोला था, तो वे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारी फ्रैक्शन आ गई, हमें परसेंटेज निकालने बोल रहा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं मास लिख रही हूँ, अगर आप वेट भी लिखोगे तो कोई गलती बात नहीं है, ठीक है, आप वेट भी लिख सकते हैं, ये होगा। चलो ठीक है,
मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100, ठीक है। चलो ये नोट कीजिए, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया। अब नीचे देखो, हमने मास ऑफ सॉलिड क्या लिखा था, W1। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या था, W1 प्लस W2, ये हो गया इंटू 100, ठीक है। चलो इंटू 100, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलो फिर ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे सॉलिड का मास निकाला, वैसे हम सॉल्वेंट का मास भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये तो सोल्यूशन तो सेम ही होगा ना। तो चलो अब लिख दो यहाँ पे, आप यहाँ पे सॉलिड की जगह पे आप सॉल्वेंट कर दो, नंबर 2 करके लिखना, नंबर 2 मास ऑफ सॉल्वेंट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। और हाँ, अगर आपसे मास फ्रैक्शन पूछते, ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या करोगे, जो 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किए वो नहीं होगा, उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ये परसेंटेज में था तो इसलिए हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया। अगर फ्रैक्शन पूछ रहा है मतलब सिर्फ क्या पूछ रहा है आपसे, लिख लो यहाँ पे। अगर आप मास फ्रैक्शन भी पूछ रहा है, यहाँ पे लिख लो, अगर किसी का भी मास फ्रैक्शन पूछ रहा है, मास फ्रैक्शन अगर किसी का भी पूछ रहा है, सॉलिड हो, मैटर नहीं करता, और सॉल्वेंट हो, अलग अलग ही लिख लो, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। सॉलिड हो, पहले ना मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड बोल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि बस पूछ रहा है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बस लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, हो गया। बस हमसे फ्रैक्शन में पूछ रहा था। अब वैसे ही हमने इसका करना है, सॉल्वेंट का करना है, तो सॉल्वेंट का क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 कर लो फ्रैक्शन के लिए, ये 2 कर लो मास फ्रैक्शन, क्वेश्चन में पूछ देता है हमें, ठीक है, सॉल्वेंट का। तो ये भी आप नोट कर लेना, इसको नोट करने के बाद ये नोट करना, ये मैं पहले ही बता दी हूँ, बट नोट आप उसके बाद करोगे, ठीक है। चलो पहले ये नोट कर लो, ये वाला यहाँ पे देखो, हमें मास परसेंटेज पूछ रहा था, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पे सॉल्वेंट पूछ देना है बाय, ये तो टोटल ही होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये हमारा परसेंटेज में है 100 इंटू 100 मीन्स 100। अब देखो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था हमारा, W2, हमने W2 लिया था, तो W2 और यहाँ टोटल W1 प्लस W2 इंटू 100। चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है तो सीधे निकाल दो यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो लिखा था हमने ये वाला, तो ये W1 बाई W1 प्लस W2 होगा, और ये होगा W2 बाई W1 प्लस W2, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलो हो गया। चलो यहाँ पे ये जो हमारा ये 2 था, तो इसको 3 करके लिख लेना, बिकॉज ये तो हमारा है ही ना। हाँ ये 3 हो जाएगा, और ये 4, पहले ये उतार नोट करेंगे फिर ये नोट करेंगे। चलो ठीक है। वैसे ही है, यहाँ पे अगर लिखोगे तो इसके आगे तो आपको वो लिखना पड़ेगा ना, जैसे कि W है, मास फ्रैक्शन इसका हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना, इसके बाद है इधर है, चलो ये हो जाएगा हमारा W2 बाय W1 प्लस W2, ये होगी ना हमारी मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का क्या होगा, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड का आप क्या लिखोगे,
W1 बाई W1 प्लस W1 प्लस W2। ठीक है, चलो लिख लो, ये भी लिख लो। चलो हो गया। ठीक है, अब लिखो। अब आपको ऐसे कुछ करके दिया रहता है, इसको 5 लिखना ना, 4 तक होगा था। x परसेंटेज, ये x है, x परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, x परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, देखिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, लिखा हुआ है x परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि x परसेंट किसका, सॉल्यूट का। वेट बाय वेट मतलब क्या हुआ, x परसेंट वेट है अब सॉल्यूट का, w वेट ऑफ सोल्यूशन, मतलब इतना परसेंटेज है तो 100% में से x परसेंट हमें सॉलिड दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कर लो। अगर आपको x परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन ना दे के यहाँ पे अगर आपको दे दे x परसेंट ऑफ सोल्यूशन, तो इसका मतलब भी सेम ही होता है। x परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया है कि ये सॉल्यूट है ये सोल्यूशन है, बट हम इसे सॉल्यूट ही बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे छोटा x परसेंट का मतलब क्या हुआ, जब ये x परसेंट है तो कोई ना कोई संख्या होगी ना जो 100 में से x माइनस होगी, तो वो सॉल्वेंट होगी। सॉल्वेंट हमेशा क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है। x दी होगी ना, वो थोड़ी सी ही दी होगी, ज़्यादा नहीं दी होगी, थोड़ी सी ही दी होती है। ठीक है, सो अब लिखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू x। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया, x ग्राम। अब हम यहाँ पे ग्राम लेके चलते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, अब देखो पहले ये लिखो, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या था हमारा 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में से ही तो हमको x ग्राम मास दिया हुआ है सॉलिड का। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, 100 में से x कम, 100 माइनस x ग्राम। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नोट कर लो। चलो हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा मास परसेंट ऑफ वेट W/W था, अब हमें इसमें लिखना है W/V, मतलब वॉल्यूम में, ये वेट में ही था कि x परसेंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट बाई x परसेंट ऑफ वेट ऑफ सोल्यूशन, मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना x ग्राम हमारा सॉल्वेंट है। लेकिन अब हमें बोल रहा है कि W/V वॉल्यूम के लिए पूछ रहा है, तो ठीक है लिखिए। यहाँ पे सीधे कर दो, मैं ये सब आप लिखना वापस से, बट मैं इसको इसी में हो जाएगा, आपको पूरा वापस से लिखना है। ठीक है, चलिए x परसेंट W/V, पेन ब्लैक पेन, x परसेंट W/V। चलिए ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है मास। अब मास नहीं, यहाँ पे मास तो हो ही गया, लेकिन हमारे पास ये मास ऑफ सॉलिड कितना दिया है, ये तो W है ना, तो W किसके लिए है, सॉलिड के लिए है। देखो ये वाला जो हमारा सॉलिड W था जो पहले वाले में, ये सॉलिड का वेट था, वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब चीनी। ठीक है, और यहाँ पे जो वेट था वो वेट ऑफ सोल्यूशन था, जो पहले वाले में हमने किया था ना। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ये वाला जो था हमारा, ये हमारा था वेट ऑफ, पहले वाले के लिए लिखवा रही हूँ, इस वाले में मत नोट करना, पहले वाले में नोट कर लो, वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है,
ये फर्स्ट वाले के लिए लिखवा रही हूँ मैं, जो 5th नंबर पे था ना कि W/W, तो उसमें लिख लो कि W जो पहले W दिया था वो था वेट ऑफ सॉल्यूट और सेकेंड वाले दिया था वेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इतना ये नोट कर लो इसमें। चलो ये भी नोट कर ही लो आप साथ साथ में, कन्फ्यूज़न नहीं होगी फिर। चलो नोट कर लिए, चलो ठीक है। अब यहीं पे लिख लो, यहाँ पे अब 2nd 5th 6th नंबर बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप 6th नंबर लिख लो। X% ऑफ वेट बाय V था, V है, तो बस इसमें चेंजेस होंगी, मैं इसी में कर रही हूँ, आप कर लेना अलग से। अब देखो यहाँ बोल रहा है वेट है, W है, यहाँ था, ठीक है। चलो ये लिख लो, ये है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ए W इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन सेम ही है, और V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो मास ऑफ सॉलिड कितना दिया है हमारे पास, मास ऑफ सॉलिड X दिया है, X ग्राम। ठीक है, हाँ मास ऑफ सॉलिड हमारे पास X ग्राम दिया है, ये वाला मत नोट करना है इसमें। चलो, और मास ऑफ सॉल्वेंट, अब देखो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन, मास, अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया है ना, हमारे पास क्या दिया है, वेट ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है, तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास वॉल्यूम दिया है ना, अब वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml, ml में लेके चलते हैं, ग्राम है जी, क्योंकि यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ पे हमें ml लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास दिया है क्या है, 100 ml। अब देखो, अब आप मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, एक वाला दिया है मास में, एक दिया है वॉल्यूम में, तो आप सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, ये तो कन्फ्यूजन हो गई। तो आपको इस वाले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हमें वॉल्यूम मास ऑफ सोल्यूशन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, तो देखो आपको ये तो पता है ना, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। चलो ये तो पता है आपको। सो हमें मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगी, हमें वॉल्यूम दी हुई है कितनी, 100 इंटू डेंसिटी, इंटू डेंसिटी हमारी मास आ गई। चलो तो अब आप यहाँ पे मास की जगह पे लिख सकते हो, अब यहाँ पे एक मास ऑफ सोल्यूशन की जगह हो गया वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम इसको हटा दो, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 100 इंटू डेंसिटी हो गई। अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन तो आ ही गया, तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल ही लोगे। सो अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये ग्राम में है, ये याद रखना। ठीक है, चलो ठीक है, समझ आ गया, चलिए नोट कीजिए। चलो हो गया, अब लिखिए X% ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे भी वॉल्यूम ही होगा। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन, ये है 3rd पॉइंट, 7th पॉइंट सॉरी, ये 7th में लिखिए, ये 7th है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे वेट की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलो अब सेम ही है ये, इसमें तो कुछ है नहीं, ये जैसे W/W था वैसे हमारा V/V होगी, बस यहाँ पे हमारा मास की जगह पे क्या हो जाएगा,
सिर्फ वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, चलो सबकी जगह पे मास को हटा दीजिए और वॉल्यूम कर दो। मास हटा दो, इसको हटा ही दो और ये वॉल्यूम कर दो बस। आप नोट कर लेना वापस से। चलो देखो, अब हमें दिया है x% ऑफ v/v ऑफ सोल्यूशन, मीन्स यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू x और यहाँ पे क्या हो जाएगा ml, लीटर m मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml, तो है ही। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा सा 100 माइनस x ml, 100 माइनस x ml, चलो मिलीलीटर। ठीक है, चलो। और ये वाला इधर कुछ नहीं है, ये पहले वाला था। चलो नोट कर लो। चलिए हो गया। चलो फिर अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 20 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम of NaOH, sodium hydroxide, present in 50 ml, 50 ml of solution at 300 Kelvin, 300 केल्विन पे टेम्परेचर। चलो ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी का जो यूनिट है ना वो अच्छे से देख लेना, नहीं तो फिर देन नंबर 1 में कैलकुलेट करना है आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बी कैलकुलेट करनी है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो देखो अब बोल रहे हैं हमें कि अब देखो जो दिया है, जो निकालना है सबसे पहले देखेंगे हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दिखा हुआ है। मास परसेंटेज का मतलब या फिर हमें मास परसेंटेज W/W, वेट बाय वेट निकालनी पड़ेगी, या मास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या मास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब देखेंगे हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया है इतना W, वेट ऑफ सॉल्यूट का दिया हुआ। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोल्यूशन हुई ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन किस में है, यहाँ पे अगर सोल्यूशन में ना दिया हो ना कि किस चीज़ के साथ है तो पानी के साथ ही मिक्स होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट है हमारा, तो वो देखो। अब देखो यहाँ पे आप कर लो सोल्यूशन, सोल्यूशन कर लो। सबसे पहले हमारे पास वेट दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी दी हुई है 20 ग्राम। ठीक है, हाँ वेट हमारे पास दे दी हुई है, सॉलिड की वेट दी हुई है 20 ग्राम। हमें मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें अब क्या चाहिए, हमें बस यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाए तो हम मास परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखो, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, दिया हुआ नहीं है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ नहीं है। डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो तो नहीं दिया हुआ है ना। हमें दिया क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 50 ml और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इससे क्या निकाल लेंगे, मास। देखो हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है 50 ml और इसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारे पास 1.2 ग्राम पर मीटर, ग्राम पर लीटर लिखा हुआ है, ml ग्राम पर ml लिखा हुआ है। तो अब देखो, अब मास निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो आप 550 ml है ना, हाँ
डेंसिटी, यहाँ पे मैंने डेंसिटी इज इक्वल टू लिखवाया था मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। सो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेंसिटी, मास इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो मास इज इक्वल टू निकाल लो, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। मैं ये इतना एक्सप्लेन आपको इसलिए कर रही हूँ ना कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मैं वैसे भी लिख सकती थी, देखो डेंसिटी, डेंसिटी की जगह पे हम डी, डेंसिटी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी डी इंटू वी। आप देखो डी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर एम एल इंटू वॉल्यूम कितना है 50 ml, हो गया। अब देखो ml से ml कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 60 ग्राम। नीचे दिख रही है क्या, नहीं दिख रही होगी, नीचे नहीं दिख रही है, चलो फिर ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, मैं फिर से लिखवाऊंगी नीचे। चलो हो गया, चलो ठीक है। तो कहाँ पे लिखूँ मैं, मुझे ये वाले बस नीचे का ये मत मिटा देते, ठीक है। सो डेंसिटी हो गई, अब यहाँ से लिखना है, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हमारी हो गई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारी दी हुई है 1.2 इंटू वॉल्यूम 50 ml, ठीक है। चलो ये भी यूनिट भी लिख लीजिए आप, ठीक है। चलो डेंसिटी इतना ग्राम पर ml इंटू 50 ml, ml कैंसिल, इज इक्वल टू 60 ग्राम। हाँ देखो अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गई, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गई तो मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड निकल ही जाएगा ना। तो अब देखो 1 को निकालना है हमें, देखो अब है फर्स्ट नंबर निकालना है, नंबर 1। देखो मास ऑफ सॉलिड परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ये क्या था हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखो, यहाँ पे आप कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा मास परसेंटेज इज इक्वल टू होगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 20। अब मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन हमने कितना निकाला 60 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू 100/3। समझ आ गया, 2 इंटू 3, 2/3। चलो 100/3 आ गई। अब इसका परसेंटेज निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये अप्रोक्स आ जाएगा 33.3। ये इतना परसेंटेज होगा ना 33.3%। चलो समझ गया, चलिए नोट कीजिए, ये नोट कीजिए आप ये वाला। इसके बाद चलो हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट। देखो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बोल रहा है, तो आपके पास क्या है, आप जब इतना आपका सॉलिड आ गया 100 ग्राम जो वेट हमारी थी उसमें से ये 100 इतना परसेंट हमारा पास क्या आ गया सॉलिड का आ गया। तो 100% सॉल्यूशन होता है, तो उसमें से 100% में माइनस कर देंगे, इतना तो हमारा सॉल्वेंट परसेंटेज आ जाएगा ना। चल तो यहाँ पे लिख दो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन माइनस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो हमारे पास 100% सॉल्यूशन दी हुई है,
निकली कितनी 33.3% हमारे पास सॉलिड थी, तो हो जाएगी 7 पॉइंट, माइनस कर लो इसमें से 6, 9 में से 3 6 9, 69.7%। ठीक है, यही होगा ना आंसर। हाँ 1000 आ जाएगा, 69.7% नहीं आएगा। एक मिनट, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। 0, ठीक है, 0 3 है ना यहाँ पे, 7.6, 9 में से 6 3 जाएगा 6, 66.7%। अब सही है, चलो देख लिया, चलो 66.7%। नोट कर लीजिए। चलो हो गया। इससे रिलेटेड ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दो कैलकुलेशन का। और वो जो 3 फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने, वो 5 जो एग्जैक्टली वो 7 जो पॉइंट लिखवाए हैं BIN B11 वाले, वो सब अच्छे से लर्न कर लेना, उसी पे सारे हो जाएंगे वो, उससे बाहर कुछ नहीं आता। जितने हैं मैंने सब लिखवा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाई वॉल्यूम। अब देखो ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, इज 1.2 ग्राम पर ml। निकालना है हमें कैलकुलेट मास फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मास फ्रैक्शन बोल रहा है, जो लिखवाया था ना मैंने, मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH। NaOH मीन्स सॉल्यूट, मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे, वैसे NaOH सॉल्यूट ही होता है। ठीक है, चलो अब देखो हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट डेंसिटी दिया हुआ है हमारे पास सॉल्यूशन की, टोटल सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, और उसके बाद हमारे पास वेट मास दिया हुआ है सॉल्यूट का। हम बोल रहे हैं कि मास फ्रैक्शन निकालने के लिए, मास परसेंटेज नहीं। सो ध्यान से देखो, मैंने मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या लिखवाया था, पहले फॉर्मूला लिखिए, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखवाया था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखवाया था ना। चलो तो आपके पास इसमें क्या दिया हुआ है, अब यही निकालना है हमें, ये दोनों मिल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 20। हाँ 20 कितने का है, हाँ अब इसमें मैंने बताया था ना आपको कि W बाई वेट मतलब क्या हुआ, ये W बाई वेट का मतलब क्या हुआ बताओ, ये हो गया वेट, W इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब देखो, अब बोल रहा है कि इसमें हमें इतना 20% वेट है 100 ml सोल्यूशन में, तो यहाँ पे हमारे पास वेट तो दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट तो आ गया, बट मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताया ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या करेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इससे आ जाएगा। चलो तो वेट तो हमारे पास कितना आ गया 20, अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलो ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये V इंटू डी कैसे आया, समझ आया ना आपको, जो मैंने अभी दिखाया था ना, मास बाई वॉल्यूम, बार बार लिख देती हूँ। लो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास बाई वॉल्यूम, ये वाला बताया था ना, इसी को इधर करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा। सो अब देखो 20 दिया हुआ है, और डेंसिटी हमारे पास, वॉल्यूम कितनी है, ये परसेंटेज है तो ये 100 में होगी, इनटू डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा हमारा,
100 कर दो, कैंसिल कैंसिल, 1/6 इतना फ्रैक्शन हमारा आ गया। हमारा मास फ्रैक्शन ही निकालने बोल रहा है ना, तो मास फ्रैक्शन कितना आ गया 1/6। चलो चलिए नोट कर लीजिए। चलो हो गया, एक क्वेश्चन और कर लो। तो जो मैं लास्ट में क्वेश्चन कराती थी ना, वो मैं अभी इसी के साथ करा रही हूँ, बिकॉज जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे वैसे वैसे साथ साथ में करेंगे ना, तो आपको सामने उस टॉपिक से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन रहेगा ना, तो जब आप रिवाइज करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। NaOH and water present in a container, ये विजिबल है ना, ऊपर लाइट तो नहीं पड़ रही, प्रेजेंट के पास में पड़ रही है ना। ओके चलो ठीक है, फिर थोड़ा डार्क लिख देती हूँ। प्रेजेंट इन ए कंटेनर, ठीक है, प्रेजेंट इन ए कंटेनर। इसका रेशियो है 2:3 में दिया हुआ है, मास रेशियो उसका दिया हुआ है 2:3। कैलकुलेट करना है मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH। देखो NaOH का मास परसेंटेज हमें निकालना है। देखो हो गया। अब देखो बोल रहा है कि एक NaOH है, एक वाटर है, प्रेजेंट रहेगा इन कंटेनर 2:3, मतलब इसका मास फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है 2:3 मास रेशियो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो मास रेशियो। जब मास का रेशियो दिया हुआ है तब कैसे करेंगे, चलो अगर आप लिखोगे मास रेशियो का कैसे लिख सकते हो, ये मास रेशियो जो हमें दिया हुआ है, मास रेशियो जो दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास, मास ऑफ NaOH बाय मास ऑफ वाटर। मीन्स इसका मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है? हाँ देखो ध्यान से देखो, आपको क्या इसमें से क्या कंक्लूजन निकल रहा है आपको। NaOH क्या हुआ, सॉल्यूट, और वाटर क्या हुई, सॉल्वेंट। मीन्स हमें दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, ये देखो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, हमें ये दी हुई है ना। चलो ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, हाँ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन नहीं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, NaOH है ना, सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगी हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इस दोनों का सम होगा। ठीक है, तो ये हो गया, कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको मास परसेंटेज कर लो तो ये हो जाएगा 2, टोटल हो जाएगा 2। अब मास अगर सॉल्यूशन का मास ले लें तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास, 2
प्लस 3, ये होगी ना, क्योंकि 2% दिया हुआ है सॉलिड का, 2% दिया हुआ है सॉल्वेंट का, इज इक्वल टू 5। चलो अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा तो ये लिखो 2/5 प्लस 3/5। ये समझ आ गया कैसे है, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन का पूरा देखो, सोल्यूशन हमारे पास कितना था 2%, 2 फ्रैक्शन और प्लस 3 फ्रैक्शन। ये पेन करना ऐसे ही है, यहाँ से लिख लीजिए आप 2 + 3 इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है 3, 2, और यहाँ पे टोटल सोल्यूशन हमारे पास कितना आया 2 + 3। समझ आ गया? ये लिख लो 2 2/2 + 3। समझ आ रही है? चलो इंटू 100। समझ आ गया कैसे है सो? ये मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 2/3 प्लस इज इक्वल टू 5। अब इसको कट पिट कर दो, 2/5 इंटू 100 मीन्स 40%। यहाँ हमारे पास 40% क्या आ गया सॉलिड आ गया, और रेस्ट 60% क्या आ जाएगी मास ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट। अब लिख लो यहाँ पे रेस्ट बचा हुआ है, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख ही लो आप, दिया नहीं है बट निकाल लेंगे। मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट मीन्स वाटर, इस केस में मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 - 40 इज इक्वल टू 60%। मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू NaOH का मास हमें निकालना था। चलिए फिर लिख लीजिए। चलो हो गया, चलिए तो हो गया हमारा ये मास परसेंटेज वाला हो गया। अब लिखो ppm। ppm क्या होता है पार्ट पर मिलियन। चलो लिखिए ppm, ppm पार्ट पर मिलियन, मिलियन, ठीक है। देखो क्या होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सारे ना कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है सॉल्यूट के लिए हम लेते हैं। कंसंट्रेशन से रिलेशन हो तो आपको सॉल्यूट का ही निकालना जनरली देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कंसंट्रेशन सॉल्यूट का हाई करेंगे उतना ज़्यादा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेट होगा। कॉन्सेंट्रेट का मतलब उसमें ना सॉलिड फॉर्म ज़्यादा आ जाएगी। जैसे हमारा सॉल्वेंट क्या था लिक्विड है ना, वाटर। किसी भी चीज़ में हम सॉल्वेंट को मिलाते हैं, जैसे कि किसी भी जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गई हमारी, या फिर जो भी हो उसमें का सॉल्यूशन सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फॉर्म ज़्यादा मेजोरिटी में होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो 10⁶ ग्राम मैंने क्यों लिखा, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है 10⁶। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶। सो इसी के लिए मैंने इसमें 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन लिखा है, ठीक है। चलो हो गया, लिखो। अब इसका फॉर्मूला बनाइए तो क्या होगा ppm इज इक्वल टू अमाउंट और मास, एक मिनट, अमाउंट और मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ अमाउंट और मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो इनटू, अब इसमें 10⁶। 10⁶ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 10⁶ परसेंटेज है, ठीक है। इतना ग्राम में कितना मास परसेंट होगा ये 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶।
लिख लिए थे, चलो ठीक है, समझ गया, चलो नोट कर लीजिए। चलो हो गया, ठीक है, अब लिखिए। अब है ppm तो हो गया, अब ppb, ppb पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पार्ट पर बिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन इज इक्वल टू क्या होता है, पहले ये लिख लो 10⁹, ठीक है। सो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम ऑफ, ये 9 है, ये ग्राम है, 9 और जी में कंफ्यूज मत करना, 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा बड़ा बार लिख दूंगी, पी पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे सीधे लिख लो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इसमें क्या हो जाएगा, इंटू 10⁹। चलो ठीक है, नोट कीजिए। विजिबल है, नोट कीजिए। यहाँ पे लिख लो BINB 12, 11 तक होता है ना हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, BINB 12। चलिए चलो, अब कुछ नोट्स हैं, उसको डायरेक्ट लिख लीजिए, वो आगे सॉल्व करने में क्वेश्चन इजी होगा। चलो ये हमारा 10, ये PINB 13 करके लिखना, ठीक है, BINB 13। चलो सबसे पहले है, मैं लिख दे रही हूँ फिर समझा दूँगी। 1 में ppm इज इक्वल टू 10⁴ इंटू मास परसेंटेज। चलो ठीक है। नंबर 2, स्पेस छोड़िए, मैं समझाऊंगी इसमें कुछ। ppm इज इक्वल टू b, ppb इज इक्वल टू 10⁻⁴ इंटू मास परसेंटेज 7। थर्ड इज ppb is equal to 10⁻³ इंटू ppm। चलो देखो, अब समझ लो कि ये मैंने क्या किया है। देखो ppm का वैल्यू कितना होता है, 10⁶, 10⁶ ये होता है। 10⁶ होता है ना हमारा। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶। अब देखो मास परसेंटेज का मतलब क्या हो गया हमारा, कि इतना 100% में इतना, तो इसको 10⁴ को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁶ हो जाएगा ना। मैं बस इस समझाने के लिए लिख रही हूँ। देखो 10⁴ इंटू ये कितना, इंटू 100 इज इक्वल टू LH इज इक्वल टू RH हो गया ना, 10⁶। समझ आ गया। चलो आपसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा कि जैसे कि मान लो कि कोई क्वेश्चन है उसमें ppm आपको दिया हुआ है और आपको मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप सिंपली मास परसेंटेज के लिए क्या करोगे, जितना ppm दिया होगा, जैसे मैं अभी क्वेश्चन आगे आप कराऊंगी आपको, जैसे ppm दिया होगा, ppm को आप सीधे 10⁴ से डिवाइड कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही है ppb दिया होगा, ppb इज इक्वल टू 10⁹ और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 दिख रही है ना आपको, 9, और ये मास परसेंट मीन्स 10⁻7 इंटू 100 इज इक्वल टू 9 हो गई ना हमारी, 10⁹ अब देखो ppb इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बिलियन 10⁹
ये होगी, और ये हमारा 10⁻³ पहले से है। अब ppm की वैल्यू कितनी होती है 10⁻6। सो अब देखो ये दोनों होके क्या हो जाएगा 10⁻³ + 6 = 10⁻9। ये पता है ना आपको कि जब ये दोनों का ये वाला जो मल्टीप्लाई पावर वाले की मल्टीप्लाई का जो वैल्यू कितना कैसा होता है सम कर देते हैं। सो 10⁻10 है 10⁻³ इंटू 10⁻6 = 10⁻³ + 6 9। समझ आ गया? चलो नोट कीजिए, इस पे क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो, ये सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके तीनों के तीनों। चलो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated by with chloroform, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्म क्या होता है CHCl3, इसका केमिकल नेम है, ठीक है। चलो सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक, इन नेचर। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट, जो कैंसर कॉज करता है ना उसी को हम कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। दिस लेवल कंटामिनेशन, द लेवल कंटामिनेशन वाज 10⁻15 ppm दिया हुआ है, 10 नहीं 15 ppm दिया हुआ है हमें बाय मास। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कोई नहीं समझ आ जाएगा। नंबर 1 में लिखिए, एक्सप्रेस दिस इन प्रेजेंट बाय मास। मास परसेंटेज में लिखना है, एक्सप्रेस इन बाय मास परसेंटेज मास, एक्सप्रेस इन मास परसेंटेज लिख लो सीधे, मास परसेंटेज, ठीक है। बी है एक्सप्रेस इन दिस ppb, दिस इन ppb, चलिए ठीक है। इसको ppb और ppm दोनों में इसको परसेंट बताना है आपको। अब बताओ, चलिए ठीक है, इतना समझ आ गया। क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है एक पानी है हमारे पास, पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर है, उसको हमने देखा कि वो उसमें कुछ मिलावट है, उसमें मिक्स किया गया है क्लोरोफॉर्म CHCl3 उसमें मिक्स है, और वो हमें हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। वो क्या है, पानी है जो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर कॉज करेगी, कैंसर की बीमारी होती है ना वो कॉज करने वाली एजेंट है। और उसमें लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन, और उसमें कॉन्टामिनेशन जो है मतलब मिलावट जो है वो कितनी है, वो 15 ppm मतलब 15 पार्ट पर मिलियन है बाय मास। तो आपको बोल रहा है वो जो 15 पार्ट पर मिलियन है ना उसको मास परसेंटेज में कन्वर्ट करना है पहले, और दूसरा ppb में करना है। तो देखो अब मैंने क्या बताया था, चल जाए बस ये ए के लिए क्या हो जाएगा ppm इज इक्वल टू क्या लिखवाया था मैंने 10⁴ इंटू मास परसेंटेज लिखवाया था ना ये। सो देखो ppm दिया हुआ है हमारा, ppm कितना दिया हुआ है 15 और 10⁴ इंटू मास परसेंटेज
तो हमें मास परसेंटेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा मास परसेंटेज इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4। समझ आया ये कैसे आया? सो इधर है 10⁻⁴ तो इधर जाएगी तो 10⁻⁻4। चलो समझ आ गया? नोट कर लो, ये यहीं पे लिखवा दूँ, आगे लिखवा दूँ, बस पेन चल जाए। यहीं पे बी का भी यहीं पे लिख सकते हो। चलो पहले नोट कर लो। देखो मैं यहाँ पे करके देख लो। अब है PPB। PPB इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 10⁻³ इंटू 10⁻³ PPM, यही था ना 10⁻³ इंटू 10⁻³ PPM, मतलब ये 10⁻6 होता है और ये 10⁻3, तो दोनों को करेंगे तो 10⁻9 PPM के B के इक्वल। तो देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 10⁻3 इंटू 15 मीन्स 15 इंटू 10⁻3। समझ आ गया? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया? चल सो ये समझ आ गया दोनों आपको? इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा और लेवल का नहीं आएगा। ये इसको ना हाई लेवल बोला जाता है। ये आपको बोर्ड में भी वे दे देगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है कितना लेंदी है ना, तो आपको इसमें तो सोल्यूशन भी है और क्या बोलते हैं इसका न्यूमेरिकल भी है और लिखने का भी है। तो ये आपको 3 मार्क्स वाले पे या 5 मार्क्स वाले पे इतने छोटे नहीं देते, बट दे देगा ये बोर्ड के लिए भी और नीट का तो है ही ये। चलो ठीक है, समझ आ गया? चलिए सो रहने देते हैं आज यहीं। मास परसेंटेज तक हमारा PPM तक पढ़ लिया था, उसके आगे हम कंसंट्रेशन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ठीक है, नोट कर लिया था ना ये? चलो ठीक है फिर। चलो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर लो और पीछे वाला सारा का सारा पढ़ लेना। और बायो भी, मैं बायो के क्वेश्चन भी लेक्चर भी अपलोड करती हूँ। तो आप अगर 11th और 12th, मैंने 11th का भी एक चैप्टर डाइजेशन वाला स्टार्ट किया हुआ है। डाइजेशन में हमने वहाँ उसका ग्लैंड तक पढ़ लिया है, पैनक्रियाज तक पढ़ लिया है। अब उसमें मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड अगले लेक्चर में डालूंगी। और मैंने 12th का भी लेक्चर स्टार्ट कर दिया, बायो का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो अगर आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर दो और वो आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। आप उसको चैनल सब्सक्राइब करोगे तो उसमें प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो उससे आप बायो के लेक्चर्स भी देख सकते हो। चलिए फिर ठीक है, सो थैंक यू। और मैंने 12th का भी केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। 12th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो वो भी आप 12th वाले बच्चे हो तो 12th का वो भी देख सकते हो। अगर आपके कोई फ्रेंड है 12th में तो उसे भी रिकमेंडेड कर सकते हो, शेयर कर देना उसको चैनल, वो भी पढ़ लेगा। चलो ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। चलो थैंक यू, बाय।